हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपको पता है, आपको बहुत मज़ा आ रही होगी ये सीरीज़ जो सीक्वेंस से चल रही है हेल्थी ग्रेड की, और ये सभी चीज़ें जो आपके लिए बेहतरीन हैं और आपको एक बेहतरीन लेवल पर लेके जा रही हैं। और ये भी आप याद रखिए कि अगर आपको चीज़ें बेहतरीन लग रही हैं तो प्लीज़ अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रेडिएशन ऑफ जायरेशन, ठीक है ना। तो रेडिएशन ऑफ जायरेशन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन सभी के बारे में हम लोग धीमे धीमे वन बाय वन सीक्वेंस में सारा का सारा डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो चीज़ें और बढ़ेंगी उसको भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है वो एक्चुअल में कितनी होती है। एक्चुअल में हमारी लाइफ में जो रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे वर्क करता है ये हम इसको बनाना सीखेंगे। और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो रेडियस हम यूज़ करते हैं, रेडियस ऑफ रोटेशन, उसको और इसको दोनों को आपस में आज क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे, जिससे आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि एक्चुअल में सर रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है और रेडियस ऑफ मोमेंटम या रोटेशन क्या होता है। दोनों में जो एक बेसिक सा रिलेशन है उसे आज हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्चुअल में रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, वो रेडियस ऑफ द रोटेशन ही है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए आज हम लोग इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक समझेंगे, बहुत ही पेशेंस के साथ में, कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, वन पार्टिकल सिस्टम में हम थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट मास है और वो इतनी रेडियस पर है, एक पॉइंट मास यहाँ पर है और इसकी रेडियस कुछ ये है, ठीक है। इस रेडियस को लेकर के ये पार्टिकल लगातार अपने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट कर रहा है। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा तो इसमें क्या क्या होगा और इसका रेडियस ऑफ जायरेशन से क्या रिलेशन है, ये सभी सब चीज़ें, ठीक है ना। तो हमारे पास ये पॉइंट एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इस पॉइंट की रिस्पेक्ट से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास है एम यहाँ पर रखा हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में ऐसे घूमता है तो इसका मोमेंट ऑफ मास एम इंटू आर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा। ओके, इतना तो आपको पता है, ठीक है। हमने इसकी रेडियस ले ली कैपिटल आर इसकी हमने ले ली रेडियस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी कैपिटल रेडियस है आर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये सिंगल पार्टिकल है, ठीक है ना। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता तो यहाँ पर हम सभी का एम आर स्क्वायर करके सम कर देते, वो तो बात की बात है। हम लोग सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक क्या, एक मास है, ये इतनी दूरी पर है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट की रिस्पेक्ट में अगर हम इसे घुमाना स्टार्ट करें या रोटेट करना स्टार्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसकी रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन। रेडियस की क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन, किसके लिए, मास एम के लिए। ओके, हम कहेंगे सर इसके बाद में आप हमें ये बताइए कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो कहेंगे सर होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। फिर कहेंगे सर डिस्क का कितना होता है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ये होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। कहेंगे सर इसमें अभी आपने जायरेशन ऑफ रेडियस तो बताई नहीं कहाँ है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ पर ऐसे वर्क करेगी, अगर हमारे पास सिंगल पॉइंट मास है तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या काम करती है, तो करती है काम ये कि अगर हमें रेडियस ऑफ जायरेशन पता हो तो हम उसका स्क्वायर करके सीधे मास से मल्टीपल करके हम सीधे क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बस हमारे लिए ये फायदे का काम करती है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो सपोज करिए यहाँ पर इस डिस्क का और इस वाले पॉइंट का अब हमने थोड़ा कम करना स्टार्ट किया, ठीक है। डिस्क का इतना होता है, एक हॉलो स्फीयर जो होता है सेल का कितना होता है, सेल का होता है कितना 2/3 एम आर स्क्वायर, और स्फीयर का कितना होता है, स्फीयर का होता है, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनको भी याद रखिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी भी, ठीक है ना।
अब रेडियस ऑफ जायरेशन जो हमने यहाँ पर के माना है, अब इसे हम ले रहे हैं रेडियस ऑफ जायरेशन के, ठीक है, के ले लीजिए, आई ले लीजिए, जो भी आपको मानना है वो मान सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने जो इसकी एक्चुअल में रेडियस थी, अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है इसकी क्या है, आर, के इज इक्वल आर किसके लिए, एम आर स्क्वायर, ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस वाले पॉइंट के लिए जो पॉइंट मास दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होगी, दोनों सेम है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हमने इसके रेडियस को थोड़ा सा कम किया, कितना कम किया, 0.9 किया, फिर किया 0.8, यहाँ पर रखा एक पॉइंट ए है, इसका हमने रखा जिसका इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0.8, ठीक है, क्या आर, ठीक है, ये हो गया के इज इक्वल। फिर हमने इसकी और एक वैल्यू कम की, ये वाली वैल्यू को कर दिया हमने बी पॉइंट, और इस बी का नाम हमने क्या रख दिया, 0.7 आर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको कर दिया 0.6, इसका नाम रख दिया हमने सी, इसका नाम दे दिया सी, इस वाले पॉइंट का नाम, तो इस वाले पॉइंट का हो गया सी, और इसके लिए हो गया 0.6 आर। फिर हम यहीं पे चले आए पास में, इसका रख दिया एक पॉइंट डी, और इसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी हो जाएगी, 0.2 आर, ठीक है ना, क्लियर इतना। कहेंगे सर ये आप निकाल क्या रहे हैं, तो हम ये निकाल रहे हैं कि इसका रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है, आर के इक्वल, के इतना है, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस रेडियस को कम करते गए, हम कम करके ये चेक कर रहे हैं कि सर इस वाले पॉइंट पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा, और इस वाले पॉइंट पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा। सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग जब क्रिएट होंगे तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो हमें यहाँ से मान निकालने हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है 0.6, 0.7, 0.8, तो अगर आप इस 0.7 को थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, r/√2, ठीक है, r/√2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जब इसको हम r/2 लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाए, देखो यहाँ पर, तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पर बैलेंस करो, m हो गया ये, फिर ये हो गया r/√2 का होल स्क्वायर करिए जरा इसका, तो ये क्या हो गया, कुछ समझ में आया यहाँ पे, तो ये हो गया k इज इक्वल 0.7 r, मीन्स r/√2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी, तो यहाँ पर ये i क्या बना रहा है, mr स्क्वायर, और यहाँ पर ये k क्या है, ये k किसके लिए है, तो ये हमारा k रेडियस ऑफ जायरेशन किसके लिए है, डिस्क के लिए। डिस्क के लिए जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वो k कितना होगा, 0.7 r या r/√2, मीन्स क्या है, एक पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम उसी पॉइंट ऑफ मास से सभी के, स्पीयर का, रिंग का, सेल का, स्पीयर का और रिंग का, डिस्क का भी निकाल सकते हैं, सेल का भी निकाल सकते हैं, स्पीयर का भी निकाल सकते हैं और सेल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और रॉड का भी निकाल सकते हैं। तो अब एक बार और फिर से आ जाओ, यहाँ पर डी वाला कितना दिया है हमारा, 0.2 आर दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट पर 2 आर, तो इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं r/√12, इस वाली वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.234 या 0.28 ऐसे करके जो वैल्यू आएगी, हमने इसे शॉर्टकट समझाने के लिए लिखा है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। फिर स्पीयर के लिए आ जाइए, स्पीयर के लिए कितना हो जाएगा, √5 और यहाँ हो जाएगा r, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेल का 2/√3 r, ठीक है ना। सभी का अगर आप इसको और थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे तो ये हो जाएगा r बाहर रहेगा, ठीक है, और √2/3 का होल स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी। और इस वाले की वैल्यू को देखो m, ये कितना हो जाएगा, 2/5 रूट में जाएगा, ये हो जाएगा r का होल स्क्वायर, क्लियर, ये कितना हो जाएगा r। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन है कहाँ पर, तो ये है इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर हमें ये इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख करके हमें एक छोटी सी वैल्यू पता हो, छोटी सी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये 0.8 r, 0.6 r, 0.2 r, तो हम फटाफट क्या निकाल सकते हैं, हम फटाफट निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फटाफट निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या है कि हमें रेडियस ऑफ जायरेशन की क्यों ज़रूरत है सर, तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम ये सोच करके सारे फॉर्मूले क्रिएट करते हैं कि हमारे पास जो ये बुक बने ना, छोटी सी बुक बने, उसमें बहुत कम फॉर्मूले रहें, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको कम याद करना पड़ेगा, कम याद करना पड़ेगा तो आप ही का फ़ायदा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है
इस के का मतलब क्या है, ये के क्या है, के है रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसका इस्तेमाल क्यों करना है और क्यों करते हैं हम इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं मेरी जान, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बने वो हम 1 सेकंड में निकाल सके, हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, इस कैलकुलेशन के बचने के लिए हमने रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूज किया। और इसके लिए आप सोच लो, अब देखो डिस्क के लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो गया हमारा के। डिस्क के लिए के की वैल्यू कितनी आएगी, r/√2 हो जाएगी। सेल के लिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/3r हो जाएगी। और स्फीयर के लिए कितनी हो जाएगी के की वैल्यू, तो ये हो जाएगी √2/5r हो जाएगी। अब आप इसी को वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू प्राप्त होगी हमको। ठीक है, इतनी वैल्यू हमें मिलेगी। आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने ये अपने मन से सोच लिया क्या, नहीं, हमारे पास ये पॉइंट मास था, बिल्कुल था। इस पॉइंट मास के रिस्पेक्ट में हमने एक रोटेशन एक्सेस लिया, उस रोटेशन एक्सेस से हमने लिया एक रोटेशन पॉइंट। ठीक है, जो इतनी रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से घूम रहा है। अब घूमने के साथ में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा। हमने कहा सर हमें बताइए कि हम अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन का इस्तेमाल करते तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनता, तो हमने कहा सर इतना बनता, कितना, I = mk², इतना बनता। ठीक है, फिर कहा कि अगर इस r की दूरी को थोड़ा सा कम कर दें, इस जो ये डिस्टेंस दी है ना इसको थोड़ा सा कम कर दें, तब क्या बनेगा, तो हम बहुत खुश हो गए। हमने कहा सर जब हम इसको 0.9 करेंगे तो कोई फार्मूला नहीं बनना, पर 0.8 करने पर हमें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम टू सेम मिल रहा है। मतलब क्या किया हमने, इस r को जो पहले टोटल 1 था उसको हमने √2/5 कर दिया, जिससे हमें क्या मिल गया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। तो अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी होगी ऐसे करके, ठीक है, कोई एक बॉडी होगी और ये इस एक्सेस के अराउंड रोटेट हो रही होगी, और ये इस वाले पॉइंट, ये इसको हमने ले लिया मास m, ठीक है ना, और इस वाले पॉइंट पर ये है क्या, इसका रोटेशन पॉइंट। ठीक है, रोटेशन पॉइंट और रोटेशन की रेडियस है वो है r। ठीक है, रोटेशन रेडियस है r इसकी। अब इसकी जो रोटेशन रेडियस है वो उससे क्या मतलब है, तो उसका मतलब ये है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो गया। फिर क्या किया हमने, इस रेडियस को थोड़ा सा कम किया, जो इस वाली रेडियस के रिलीज में आ रहे होंगे मास पार्टिकल, जो इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में जो पार्टिकल्स आ रहे होंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स ये वाला जो r है, इस वाली r की वैल्यू को हमने कितना कर दिया √2/5r कर दिया। तो जब यहाँ पर जितने ये मास पार्टिकल लगातार रोटेट हो रहे होंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, तो स्फीयर के बराबर होगा। इसी प्रकार हमने क्या किया, इसकी रेडियस को थोड़ा सा और कम कर दिया। जब हमने कम किया तो 7r आ गया, 7.7r आया। तब इस वाले पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू हो गई r/√2, और इसकी जब हमने सॉल्व किया तो 0.7r आया। अब इस 7r को हमने यहाँ पर रख करके देखा तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल रहा है हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जाइरेशन का रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो सर रिलेशन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए, ठीक है, रेडियस ऑफ रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, उस रेडियस ऑफ रोटेशन का खेल ख़त्म कर दिया। किसको ले लिया, हमने ले लिया रेडियस ऑफ जाइरेशन को। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमारा फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमारे पास सिंगल पार्टिकल सिस्टम है, उस सिंगल पार्टिकल सिस्टम में हम उस रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू को रख करके किसी भी चीज़ का, ठीक है, यहाँ पे रॉड का भी लिख लो, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml² बाई, कितना होता है 12, या फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ml/√12 का होल स्क्वायर। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√12l, ठीक है ना, ये k हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इतना मिल जाएगा। इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.2 आ जाएगा l, ठीक है ना, 0.2 l या r कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, ओके,
वन पार्टिकल सिस्टम से अगर आपने रेडियस ऑफ जायरेशन की हेल्प ले ली तो वन पार्टिकल सिस्टम से ही आप सभी के किसके डिस्क का, स्फीयर का, सेल का, रॉड का, सिलेंडर का, कोन का, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड कर सकते हो उसकी वैल्यू को रख कर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि आपको k²/r² की वैल्यू कई जगह पर फाइंड करने को बोला जाएगा, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2। अगर हम यहाँ से इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो सोचो ये वाला i ये वाला i दोनों बराबर है, यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी। अब इस k की वैल्यू के लिए अगर हम यहाँ पर m से क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे, सिंगल पार्टिकल का और द पार्टिकल ऑफ सिस्टम का। क्लियर है ना? तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? अब चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग अब देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे टीवी। कुछ क्लियर हुआ ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जायरेशन पॉइंट कैसे निकालेंगे फटाफट? तो ये बहुत ही सिंपल था, समझ लो। अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया आप लोगों को। ये बहुत ही सिंपल और हलवा वाला मामला था। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं हम लोग, और इसकी हेल्प से, किसकी, रेडियस ऑफ जायरेशन की हेल्प से। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आगे भी काम आएगा। k की वैल्यू को याद रखना है, कई बार यही पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, तो आप वहाँ पर मुंह को फैलाएंगे, फिर कहेंगे सर हमको तो आया नहीं, आपने बताया ही नहीं। तो हम कहेंगे सर हमने तो बताया था आपको, आप भूल ही गए, तो हम क्या करें इसमें। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन। अब इस रेडियस ऑफ जायरेशन को दूसरे भागों में कैसे एक्सप्लेन करें, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बच्चा, हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले आप बताइए मोमेंटम क्या होता है एक्चुअल में, सिंगल मोमेंटम बताइए। तो मोमेंटम होता है क्या, mv। mv तो होता है ना, ये कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। और हमें पढ़ना क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में हमें क्या पढ़ना है, हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आज खत्म कर देना है इसको। तो ये हमारा है इतना, क्या पढ़ना है हम लोग को, पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अरे बाबा, मोमेंटमा, एंगुलर मोमेंटमा पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम के फैक्ट्स। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उससे पहले हम लोग समझेंगे कि सर लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये तो आपने पढ़ा है, P = mv। ठीक है, P = mv होता है आपका लीनियर मोमेंटम। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास कोई एक मास पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल को हमें क्या करना है, रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि हम पहले से करते चले आ रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास एक ये मास पार्टिकल है, ये इस एक्सिस से इस लोकेशन पर है। ठीक है ना? यहाँ पर है, इसका पोजीशन वेक्टर r है। तो कहेंगे सर ये r क्या होता है, तो मेरे लाल मैंने आपको बताया कई बार, r होता है xi प्लस का yj प्लस का zk। ठीक है ना? ये आपने कई बार पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। फिर कहेंगे सर यहाँ पर ये पॉइंट मास रखा हुआ है, ओके, इसका मास कितना है m, और ये कितनी रेडियस पर है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको फोर्स अप्लाई किया, कहने का मतलब इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। तो हमने इस पर एक फोर्स इधर लगाया, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, तो हमने इस पर लगाया एक वेलोसिटी v, ये v।
जो इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उससे थीटा एंगल पर लग रही है। तो इसको, इस फिगर को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे समझो इस बार इसको भी जरा, ये इसकी पोजीशन है और ये इस पर हम लगा रहे हैं मोमेंटम p, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यहाँ से थीटा एंगल पर। तो इस मोमेंटम के, ये क्या है, रेडियस r, यहाँ से समझो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। कौन सा फैक्टर्स बनेगा, तो ये इधर लगाओ, इधर की तरफ। तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, एक फैक्टर बनेगा इस डायरेक्शन में और एक फैक्टर बनेगा कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा फैक्टर होगा, ये कौन सा फैक्टर होगा, तो ये फैक्टर होगा v cos थीटा। ये कौन सा फैक्टर होगा, ये होगा v sin थीटा, ठीक है, v cos थीटा, v sin थीटा। अब यहाँ से दो फैक्टर कौन से बनेंगे, हमने इतनी रेडियस पर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे समझो, ये रेडियस है, यहाँ पर एक पॉइंट मास है, उस पर हमने किसी एंगल पर फोर्स अप्लाई किया ऐसे करके, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये तो कर सकता है, बाकी तो इधर बढ़ सकता है, नीचे आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो मोमेंटम अप्लाई किया, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक डायरेक्शन इधर की तरफ लगेगी, वो कौन सी हो जाएगी, p cos थीटा। एक इसके परपेंडिकुलर लगेगी, वो कौन सी हो जाएगी, p sin थीटा, p sin थीटा। तो अब मतलब क्या है, तो r तो हमारे पास इतना हो गया। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास मोमेंटम कितना हो जाएगा, पहले समझ लो, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना होता है, तो होता है p, ये कितना होता है, mv, ठीक है ना। अब एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, l से डिनोट करते हैं, ये कितना होता है, r मल्टीप्लाई किससे, p, ठीक है, p। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास तो स्केलर क्वांटिटी है, रेडियस, ठीक है, रेडियस या पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के तरीके भी सेम है, दोनों को लगाने का फंक्शन भी सेम है, ठीक है ना। तो इसी को हमें ओपन कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा r एंड p sin थीटा, इस वाले फॉर्मूले से। अब इस वाले फॉर्मूले में हमने p sin थीटा क्यों लिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि p cos थीटा क्यों नहीं लिया। तो सोचो, जब हमें रोटेशनल मोशन करवाना है तो ये रोटेशनल मोशन ऐसे करेगा, ऐसे तो करेगा ना रोटेशनल मोशन। जब ये इस तरह से रोटेशनल मोशन करेगा तो इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई करें जिससे ये रोटेशनल मोशन करने लगे, और ये वाला जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। मीन्स जब हम इस पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, कौन सा, p, ठीक है, p क्या है, मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, अगर इसको ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये घूमेगा ही नहीं, रुक जाएगा, ठीक है ना। तो दो चीज़ें याद रखिए, कौन सा फोर्स या कौन सा मोमेंटम रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये से हम रोटेशनल मोशन में घुमा सके, तो p sin थीटा होगा। p cos थीटा से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये इसको इसी की डायरेक्शन में ढकेलेगा, तो रोटेशनल मोशन तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। और अगर हम इस डायरेक्शन इधर कर दें तब क्या होगा, तब ये वाला नीचे की तरफ घूमेगा। अभी मैं दोनों बताता हूँ, पहले इसको देख लो। ये हो गया इतना rp, l इज इक्वल rp sin थीटा। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। अब इसको खोलना चाहे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m r v sin थीटा। अब देखो ये m v मिलकर p बना देंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब सोचो mv कितना है, ये देखो mv क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई रेडियस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। अब इस वाले फिगर को मैंने जो बताया था उसको देख लो एक बार। हमने क्या बताया कि अगर इस वाले पॉइंट पर जो रेडियस, जो पोजीशन वेक्टर r से किसी एक पॉइंट पर रुका हुआ है, इस वाले पॉइंट पर अगर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, वो मोमेंटम की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो, तो ये किधर बनेगा, तो देखो इसका एक ही फैक्टर इधर बनेगा, ये एंगल थीटा है, और एक फैक्टर इधर बनेगा, तो ये हो जाएगा p, ये है p, ये हो जाएगा p cos थीटा, और ये हो जाएगा p sin थीटा। अब ये क्या है r, तो ये इधर अभी कैसे घुमा रहा था इसको, तो ये अभी ऐसे घूम रहा था, अब ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि सर ये p वाला क्या रिस्पॉन्सिबल होगा घूमने के लिए, r वाला भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कैसे, इसको भी देख लो जरा। तो देखो r इधर जा रहा है, ये हमने p अप्लाई किया इस पर। अब इसके दो फिगर्स हैं, चाहे तो इसको नीचे लेकर के आओ, उस तरह से मान लो या ऐसे समझ लो। तो देखो ये वाला r हो गया हमारा, तो ये वाला p हो जाएगा, ठीक है ना, p हो जाएगा इधर। अब ये हमारा r दिया हुआ, ये एंगल थीटा था, ठीक है, और ये हमारी r थी, ये एंगल थीटा है। तो
इस एंगल पर, इस एंगल पर, ठीक है ना, ये थीटा दिया हुआ है, कौन सा आर का फैक्टर, आर के दो फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर कौन सा बनेगा इधर की तरफ ऐसे, और एक फैक्टर बनेगा ऐसे, तो ये हो जाएगा कौन सा आर साइन थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा आर कॉस थीटा। समझ में आया ना, आर साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा। अब देखो इस वाले फोर्स पर, इस वाले फोर्स पर ये परपेंडिकुलर है और ये इसी के पैरेलल है, तो काम ही नहीं करेगा, काम खत्म है। तो यहाँ से दो फॉर्मूले बनेंगे, जो आपका फॉर्मूला बनेगा क्या, L इज इक्वल आर इंटू पी इज इक्वल टू एम आर वी, या फिर एम आर वी साइन थीटा या आर पी साइन थीटा। L इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एम वी आर साइन थीटा, ठीक है ना, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर हम इसको 90 के एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल 90 रख रहे हैं, तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा L इज इक्वल टू एम, वी इज इक्वल क्या होता है आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर ओमेगा आर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, क्या होता है बताओ, एम आर स्क्वायर ओमेगा, और ये हो जाएगा 1, और इस L की वैल्यू को क्या डिवाइड कर सकते हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये हमारा हो गया क्या, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर एंगुलर मोमेंटम के लिए कुछ और रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रेंट बता दीजिए हमको। तो सपोज करिए कि आपके पास में आप अगर टॉर्क क्रिएट कर सकते हैं तो आप एंगुलर मोमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, दो फोर्स से, दो फोर्स होने चाहिए आपके पास में, समझो कैसे। आप कहेंगे सर हमने यहाँ पर ये तो समझ लिया कि ये इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप मुझे ये बताइए कि सर इसकी डायरेक्शन किधर है और इसकी क्वांटिटी क्या है और इसकी डायमेंशन क्या है, ये सब बता दीजिए फटाफट। तो सबसे पहले एल की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये तो था ना, तो यूनिट बना लो इसकी, क्या हो जाएगी फटाफट, इसकी हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड, यहाँ पर एक और आर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके, ओ सॉरी सेकंड 1, अभी गड़बड़ हो जाता, ओके इतना हो गया। ये क्या इसकी यूनिट है, ये क्या है इसकी यूनिट है, कैसी क्वांटिटी है ये, तो ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, क्यों, डायरेक्शन है ना, कहाँ है, तो देखो ये इसकी क्या है, रेडियस या पोजीशन, जिधर पोजीशन है उधर अपना हाथ कर दिया, किधर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है तो ऊपर की तरफ ऊपर कर दिया। अब देखो ये क्या है, बाहर की तरफ, मीन्स ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होने पर ये क्या होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज होने पर क्या होगा, निगेटिव, ये आपको याद रखना है, इसकी डायरेक्शन है। इसलिए एंगुलर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये भी क्लियर हुआ आपका, ओके। अब कहेंगे सर डायमेंशन बता दीजिए, तो डायमेंशन मोमेंटम की कितनी होती है, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दो, एम इसकी हो जाएगी कितनी, एम एल टी -1, और ये एक और टी, तो L2 एम टी -1 ये हो जाएगा, ओके। तो ये हो गई डायमेंशन। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या देखना है, अभी इसके आगे देखना है हम लोगों को क्या, कि सर अभी यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को तो खेल आपने बताया ही नहीं है, तो पोजीशन वेक्टर के साथ में भी देख लेते हैं कैसे क्या काम करेगा। ये सब चीज़ें एक साथ चल रही है ना, इसलिए इसको भी साथ में ले लेते हैं, नहीं तो अभी स्किप हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहेंगे सर आपने बताया नहीं। तो इससे पहले ये है कि हम लोग इसको देख लेते हैं जिससे गड़बड़ ना हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटमा। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेक्टर क्रॉस होगा इसके साथ में, वेक्टर जब क्रॉस होगा तो कौन सी वैल्यू होंगी जो इसके लिए फाइनल रिस्पॉन्सिबल होंगी, किसके लिए, टॉर्क बनाने के लिए या फिर एंगुलर मोमेंट क्रिएट करने के लिए। तो एंगुलर मोमेंट क्रिएट करने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगी इसके लिए, ठीक है ना, बस आपको यही याद रखना है। रूल तो आपको समझ में आ ही गया कैसे अप्लाई करना है। जिधर पोजीशन लग रही हो उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को रखना है, जिधर मोमेंटम क्रिएट हो रहा हो उधर उसको मोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इतना। अब देखो फटाफट इसका, तो आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास है ये XI YJ प्लस का Z के, पोजीशन कितनी है, मतलब मोमेंटम कितना है, PXI PYJ
पी जेड के, ये है हमारा मोमेंटम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एंगुलर आर क्रॉस पी। ठीक है ना, बस लगा दो फटाफट, आई जे एंड के, कितना है एक्स वाई जेड, कितना है पी एक्स पी वाई पी जेड, ये क्या बनाएगा, एल बनाएगा। ठीक है ना, तो एल इज इक्वल टू कितना बनेगा, देखो आई पी जेड इंटू वाई माइनस का पी वाई जेड माइनस का जे। ठीक है, ये कट करेंगे, ये कट किया तो ये इसका क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे, ये तो आपने बचपन में सीखा ही होगा। अब ये वाला क्रॉस किया तो ये इसका इससे क्रॉस करेंगे, हो जाएगा पी जेड एक्स माइनस का इसका इससे पी एक्स जेड। ठीक है ना, फिर प्लस का करेंगे क्या, के, फिर ये वाले लाइन कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी वाई एक्स माइनस का पी एक्स वाई। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे फटाफट समझ में आएगा। देखो पहले एक्स और वाई से समझो, अगर मोमेंटम पी एक्स पर जा रहा है और ये पी वाई है और डायरेक्शन किधर है, ये है हमारी एक्स, ये है वाई, ये है पोजीशन। ठीक है, पी एक्स और पी वाई दिया हुआ है, पी एक्स पर कौन सा ऐसा फोर्स अप्लाई करें, इसको ऐसे मानो। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये कौन सा फोर्स है और ये इसका फोर्स है, तो अगर ये पी एक्स है तो ये हमारा क्या होगा, वाई होगा। मतलब क्या है, इस वाले फोर्स पर मीन्स अगर ये हमारा एक्स वाला पोर्शन है तो यहाँ से हम कौन सा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, वाई। पी वाई फोर्स अप्लाई करने पर एक्स डायरेक्शन में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे ही अगर ये वाई वाला पोर्शन दिया हुआ है तो हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे पी एक्स, तो ये वाई से डिस्टेंस करना पड़ेगा, मीन्स इस एक्सेस के अराउंड ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा। ठीक है, और ये वाला पार्टिकल अगर हम इसको यहाँ पर हिंज करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, रोटेट होगा, और ये वाला पार्टिकल कैसे रोटेट होगा, ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये एक्स वाई के लिए आप फटाफट समझ जाएंगे, इसलिए हमने ये वाला बताया, नहीं तो आप इसमें सारे के सारे देख सकते हैं। अब देखो ये वाला क्या बनाएगा और ये वाला क्या बनाएगा और ये वाला क्या बनाएगा, तो सर ये बनाएगा एल इज इक्वल टू आई, यहाँ पर देखो पी जेड है और वाई है, यहाँ पर पी वाई जेड है, तो इसका क्या बनाएगा, ये एल एक्स बनाएगा। यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव रहता, तो हमने लिया प्लस का एंटी क्लॉकवाइज जे एल वाई प्लस का के एल जेड, तो ये आपका हो गया क्या, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। आप कहेंगे सर एंगुलर मोमेंटम का वो कितना हो जाएगा, तो एल एक्स एल वाई प्लस का एल जेड रूट में। ठीक है ना, अब यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग ये भी लगा सकते हैं कि सर यहाँ पर आपने ये तो बता दिया ये मॉड हो गया, पर यूनिट बता दीजिए इसका, किसका, यूनिट वेक्टर बता दीजिए किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो ये कितना हो जाएगा, एल वेक्टर बाई एल मॉड। ठीक है ना, यहाँ से ये सब आपको करना है जिससे आपको समझ में ये रहे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, इसको भी चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके आगे हम लोग क्या समझेंगे, इसके आगे हम लोग समझेंगे क्या, रिलेशन किसके किसके बीच में, कुछ बेसिक रिलेशन समझेंगे जिससे आपको अभी आगे ये समझ में आसानी रहे समझने में कि एक्चुअल में ये जो फोर्स काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे पहला फोर्स, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है, इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालना है हमको, दोनों चीज़ें ये भी देखनी है और प्लस ये भी देखना है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में कितना एंगल होता है। दो चीज़ें हमें एक साथ देखनी है। ठीक है ना, सब अलग अलग नहीं, एक ही साथ देखना है। तो ये हमारा हो गया इतना। अब इसको भी साफ कर देते हैं ना, हाँ ठीक है। क्या देखना है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एल। ठीक है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टॉर्क होता है क्या, आर क्रॉस एफ। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, आर, एफ की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज इक्वल मास एंड एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल क्या होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल क्या होता है अल्फा इंटू आर, आर मीन्स रेडियस, कौन सी, रेडियस ऑफ कौन सी बताइए,
ये है एक पॉइंट मास m और इस पर हमने टॉर्क अप्लाई कर दिया। ये है रेडियस ऑफ रोटेशन। टॉर्क की वजह से जो टॉर्क बना वो कितना है, ये फोर्स है हमारा, ये टॉर्क बना r क्रॉस f, ठीक है ना। तो मास है, जब से फोर्स अप्लाई किया तो लीनियर एक्सेलरेशन इतना हुआ, एंगुलर इतना हुआ, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या हो गया, r इंटू एम इंटू आर इंटू एल्फा। तो ये आर क्या हो गया, एम आर स्क्वायर हो गए इंटू एल्फा। ये की वैल्यू क्या बन जाएगी, आई, ये हो गया एल्फा, ये हो गया क्या, टॉर्क, ठीक है। पर कहेंगे सर यहाँ पे टॉर्क की तो आ गया, पर हम तो रिलेशन किसके बीच में देख रहे हैं, हमको रिलेशन चाहिए एंगुलर मोमेंटम के बीच में, तो वो भी बना रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। तो एल इज इक्वल क्या निकाला था हमने, आर इंटू पी। अब यहाँ पर जब फोर्स हमने अप्लाई किया तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हुआ, वो मोमेंटम हमने क्या लिया है, पी। तो उस मोमेंटम की वैल्यू रख दो फटाफट, वो क्या हो जाएगा, आर इंटू एम इंटू वी, सॉरी यहाँ क्यों लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा। अब इस वेक्टर फॉर्म को हटा दीजिए तो हो जाएगा क्या, एम वी, एक सेकेंड, सब क्या लिया है, रेडियस से लिए ना, तो ये हो जाएगा आर इंटू पी, ठीक है ना। तो हमने स्केलर क्वांटिटी पे लेना है, तो इसलिए हमने क्या किया इसको, आर इंटू, ये कितना हो जाएगा, आर इंटू एम वी। तो ये हो जाएगा आर इंटू एम, वी इजिकल क्या होता है, आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आई ओमेगा इज इक्वल टू एल, ठीक है। कहेंगे सर अभी तो बना नहीं कुछ यहाँ पे, तो पेशेंस रखो यार, पेशेंस किस चीज़ का नाम है। तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो अल्फा इज इक्वल होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, बस बन गया फॉर्मूला। पर कहेंगे सर यहाँ पर तो ओमेगा है, तो हम कैसे माने, तो दोनों का चेंज ले लो, ठीक है, चेंज ले लिया, डेल्टा कर दिया, सॉरी दोनों का चेंज ले लिया, डी एल कर दिया और इसको क्या कर दिया, डी ओमेगा कर दिया। अब बताओ ठीक है ना, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 बेस कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टॉर्क डी टी इज इक्वल टू आई डी ओमेगा। इक्वेशन नंबर 1 इसको बेस कर दो, क्या हो जाएगा, डी एल इज इक्वल टू टॉर्क एंड डी टी। अब देखो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। पर दिक्कत आएगी कहाँ पर, दिक्कत यहाँ पर आएगी अभी। ये क्या है, टॉर्क, ये क्या है, टॉर्क। अब हमने क्या किया, हमने कर दिया इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन। कहेंगे सर ये तो बड़ा खेल कर दिया आपने, तो खेल करने का मतलब क्या है, कैसे किया। तो हमने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करने पर ये आया डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, टॉर्क बाहर किया, ये हो गया डी टी, ठीक है। अभी हम कुछ कर नहीं रहे, तो ये आएगा एल, ये क्या आएगा टॉर्क, ये क्या आएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टी, इसका तो और यहाँ पर कर दिया हमने डी टी। और इस टॉर्क को अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क, किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करें, जैसे कि हमने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया है, उस फोर्स को अगर इस फोर्स को ही हम ना करें, मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क को हम ज़ीरो कर दें कैसे भी करके, चाहे, ठीक है, जब ज़ीरो कर देंगे तब क्या होगा, तब कौन सा खेल खेलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम एक्सटर्नल टॉर्क को ज़ीरो कर देते हैं तो एल कितना हो जाता है, ये हो जाएगा ज़ीरो, और ये पूरा का पूरा ज़ीरो, और ज़ीरो का इंटीग्रेशन करने का जाएगा क्या, कांस्टेंट मीन्स क्या आ जाएगा, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हुआ, इसके बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं, बेल डांसर, ड्राइवर्स, और सर्कस वाला जो आदमी ऐसे करके बॉल के घूमता है, फिर जो जंप करते हैं, बिल्ली का कूदना, ठीक है, और जैसे पेन का फेंकना, ये सभी इसके एग्जांपल है। पहले पेन फेंका गया तो कम चक्कर ले रहा था, फिर दोबारा फेंका तो ज़्यादा चक्कर ले रहा था। इस सभी के बेसिक एग्जांपल से ये क्या है, ये हमारे कुछ बेसिक रिलेशन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए, ठीक है ना। तो फिर से एक बार आप देख लो, टॉर्क हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है जिसकी वजह से टॉर्क बना है, ठीक है ना। टॉर्क बनाइए आर क्रॉस एफ हो गया, ठीक है। फोर्स की वैल्यू हमको पता है, एम इंटू ए होता है, ए ये होता है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन के बराबर होता है एंगुलर इन क्रॉस रेडियस ऑफ रोटेशन, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू निकाली, एम आर स्क्वायर आई होता है, टॉर्क आई इंटू एल्फा होता है। ये रिलेशन कई बार पूछे गए हैं इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है ना।
इसी को हमने अल्फा को चेंज किया, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, और इस वाले इक्वेशन को हमने उठा करके यहाँ पे रखना है। यहाँ से एक रिलेशन आएगा एल इज इक्वल आई ओमेगा। अगर इसको चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा I1 I2 ये I1 ओमेगा 1 भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, एंगुलर मोमेंटम है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।